किसी की हेल्प करना बहुत बड़ा गुनाह हो गया और किसी पर विश्वास करना तो सबसे बड़ा गुनाह हो गया ये। एरिया के वॉलंटियर को बोलो, एरिया के वॉलंटियर को बोलो, एरिया का वॉलंटियर इज नॉट अ गॉड। ना मैं पुलिस वाली हूँ, मैं अकेली लड़की हूँ, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ, इवन फीडिंग से लेकर मेरे पास कोई कन्विंस नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ हर चीज के लिए। यहाँ पर डॉग्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतनी अंदर अंदर गलियां हैं, कुछ भी हो जाता है किसी को, लोग आकर मेरा घर सबको पता है, आकर मेरे घर पे आकर रोने लग जाते हैं कि क्या इस डॉग को हो गया, किस डॉग को हो गया, कैश ले आते हैं। इतना बोल देते हो कि जाके आप क्यों कुछ नहीं करते, आप भी तो कमाते हो, जाकर आप हॉस्पिटल में आपका एड्रेस दे देते हो, हॉस्पिटल नीचे छोड़ जाते हैं, स्टेयर्स में छोड़ जाते हैं। इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने बच्चों की हेल्प करी है, बच्चों का, और मैं वनिका हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे से सारे पोस्ट उठा के देख लो कोई भी कि मैंने बच्चों पर कितनी मेहनत करी हुई है। शायद ही किसी ने की हो। सबके पास टीम होती है, सबके पास वर्कर्स होते हैं, सबके पास कन्विंस होती है, सबके पास फंडिंग होती है। सॉरी, पर मैं इतने मुश्किल हालातों में भी मैं इतने मुश्किल हालातों में भी कभी भी, हाँ, मैं बहुत बार टूट जाती हूँ, बहुत बार मैं टूट जाती हूँ। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? अरे पुलिस कंप्लेंट तो मैंने तब भी करी थी जब मैंने बच्चे को अपने इतनी मेहनत करी, उस पर 60,000 लगाया। 60,000 आए कहाँ से थे? लास्ट ईयर जो एम्बुलेंस में फांसी लगा के मेरे बच्चे को मार दिया गया था, पुलिस कंप्लेंट तब भी करी थी। पुलिस वालों ने पैसे लेकर केस ही बंद कर दिया था। 60,000 कैसे आए थे वहाँ पे? मैंने पे कैसे करे? मैंने अपनी LIC को सरेंडर करा था। इतना पैसे कहाँ से आता है? मैं उधार लेती हूँ। लोगों को ये नहीं दिखता कि कैसे अरेंज करता है एक वॉलंटियर जो अकेला। क्या करते हैं? सबसे पहले कन्विंस लेते हैं अपने खुद के आराम। मैं पैदल जाती हूँ कितनी भी दूर, 3-3 4-4 घंटे चलती हूँ जहाँ जाना है। मेरे एरिया ऐसा, पहले रिक्शा करो फिर ऑटो करो, अग्रेसिव डॉग हो कैसा भी हो, कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ है, कभी सोचा भी है? बोलना बहुत आसान है, सब लगे बच्चों को शिफ्ट करो। मैं इसी उसमें थी कि ठीक है, कल दोपहर तक मैंने ये डिसाइड करा था मैं इनको स्टरलाइज करवा दूंगी और बच्चे यहीं रहे। मेरे ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रेस था, मैं इतने को कैसे बियर करूंगी। तो फिर जब मैंने देखा कि सामने ही लात मार दी इतनी तेज, अगर ये फीमेल को इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, कुछ हो गया, सारे बच्चे वो हाथ के हाथ मर जाएंगे। तब तो फीमेल तो है, अभी माँ है, तो माँ मर जाएगी तो बच्चों को सबको मार दिया जाएगा। और ये भी क्या वहाँ पे प्रूफ था कि भाई माँ को कुछ नहीं कहा जाएगा, जो सामने इतने क्रूअल है, कितनी बुरी तरीके से लड़ रहे थे वो लोग। अब मेरे सिर पर तलवार लटकी हुई है कि मैंने बच्चे उठा लिए, तो मेरे दरवाजे पर आए क्या करने थे कि उनको सेफ जगह पे पहुंचा दो। कहाँ से आएगी सेफ जगह? नहीं है मेरे पास कोई शेल्टर। खुद मैं फोस्टर का उधार ले लेकर छुपाती हूँ, कितना वैक्स का बिल मेरा उधार है। इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया सुबह से। एक तो मैंने हेल्प करी और ऊपर से मैं ही उल्टा फंस गई। बात बता रही हूँ मैं, इन्होंने क्या कहा है कॉल करके कि हमारे बच्चे वापस दो, हमारे बच्चे वापस दो, हम उसको फार्म हाउस लेकर जाएंगे। तब फार्म हाउस सील हो चुका था। जब बच्चे की हाथ तोड़ा, एक बच्चा मरा। मुझसे बोला जा रहा है कि ओलो से कॉल करवा कर कि बच्चे कहाँ हैं, ये वो, हमें अपने बच्चे वापस चाहिए। पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्यों मेरे पास आए? मेरा मैटर ही नहीं था, मेरा मैटर ही नहीं था। मैं फीडर नहीं थी उनकी। मेरी गलती हुई कि मैं आपके पास गई, आपकी हेल्प करने के लिए गई। क्यों आए थे मेरे पास? बच्चों को बचा लो किसी अनहोनी होने से पहले। अनहोनी होने से पहले बचा लिए मैंने बच्चे। और ये कोई आसान बात नहीं है 10 बच्चों का पे करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब मैं भगवान नहीं हूँ, बोर्डिंग वाले भगवान नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कितने बच्चे बच पाएंगे कितने नहीं बच पाएंगे, जो भी है। अब आजीवन उनका पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी रेंट्स देने होते हैं, उनके भी हाई रेंट्स होते हैं, खाना होता है, उनकी सैलरीज होती हैं, कोई नहीं रखता। और जिनकी बहुत हैवी फंडिंग होती है वो तो रिप्लाई ही नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारी समझते, पहले एक्टिव होते। क्यों मदद नहीं करी? जब लड़ाइयाँ हो रही थी तब क्यों नहीं सपोर्ट में आया कोई मेरे साथ? सारे फेमस जितने भी पेजेस हैं सबको टैग करा मैंने, जो पहली लड़ाइयों वाली वीडियो थी, कि शायद कोई आकर हेल्प करे, इन बच्चों को शायद कोई फ्री में ले जाए। कोई नहीं आया, किसका रिपोर्ट नहीं आया। तब कोई नहीं आया तो अब जब बच्चे उठा लिए तब कहाँ से लोग आ रहे हैं कि हमें बड़ी चिंता है बच्चे कहाँ गए। कूड़े में मैं वनिका हूँ, मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं इधर उधर नहीं फेंकती, मैं बच्चे को पलकों पे रखती हूँ। और अगर मेरी जगह खुद की होगी ना तो दुनिया देखेगी कि वो कैसी होगी, उसमें फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, दुनिया देखेगी। ये भी मैं गर्व से कहती हूँ, उसमें सर्विस कैसी होगी ये भी दुनिया देखेगी। मुझे पता है मेरी सिचुएशन इस लायक नहीं है, अभी बहुत स्ट्रगल है अभी, इसीलिए मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। ना मैं फेमस हूँ, ना मेरे पास फंडिंग है, ना मैं बहुत बड़ी कोई NGO। सब एक्टिव हो जाते, कोई बड़ा एक्शन हो जाता, मेरे साथ ना लड़ाई होती इतनी, ना ये लोग मेरे दुश्मन बनते। मैं बहुत सही लाइफ जी रही थी, सीधा अपना फीडिंग करती थी, रेस्क्यू करती थी, किसी से कोई बात नहीं हो जाती थी। फीडिंग के लिए लड़ाइयाँ छोटी मोटी, पर इतना बड़ा और ऐसे लोगों से, ये लोग बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, फिर भी मेरे लिए दुश्मनी क्रिएट करवा दी इन्होंने। कभी मेरी लाइफ को रिस्क होता है, मेरे साथ कुछ गलत होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये लोग क्यों नहीं आए तब सपोर्ट में, अब कहाँ से आ रहे हैं?
जब तुम्हारी जगह होती तुम ले जाते। अगर तुम्हारे पास जगह थी फार्म हाउस थे, फार्म हाउस में रखना है तुम्हें। अब कह रहे हैं हमें वापस चाहिए फार्म हाउस, जाके हम वहां से वापस लाएंगे। हमें बताओ बच्चे का है। क्यों बताऊं मैं? अब मैंने कितना स्ट्रेस झेला इस चीज में। माना ये फीडर थे, पर आगे उनके लिए करते कुछ, उनके लिए जगह ढूंढते। नहीं कुछ कर सकते थे, हेल्प मांगने आए ना कि शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया। और शायद वो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, ये जिनकी कॉल आ रही है ना मेरे पास उल्टी सीधी, और जिन्होंने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उनके लिए भी। तो वो लोग अच्छे से समझ लो, मैं नहीं बता रही कि बच्चे कहाँ हैं। वीडियोस डालती हूँ, मैं वीडियोस डाल दूंगी यहाँ पे बच्चों की, और वो बच्चे मेरे पास हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे पास है, वो किसी और के पास नहीं है। ठीक है, मैंने उठाए हैं बच्चे, और मैं जहाँ अपने बच्चों को रखती हूँ वो बहुत अच्छी जगह होती है। कुछ होता है तो ट्रीटमेंट का भी खर्चा मेरे ऊपर। ठीक है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर उधर हवा में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता। पार डिस्टेम्पर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। यहाँ चले जाओ, सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, वहां पर बिना एक्सरे के जाके भी सिर्फ एक पट्टी कराए हो तो उससे उसका हाथ सही नहीं हो जाता। उसका हाथ गल रहा है, जो कि मैंने दिखाई फोटो। एक बार पट्टी करा के वहां पर छोड़ दी, उसके हाथ में पस भर चुकी थी। ना पेन किलर्स, ना कोई उसको एंटीबायोटिक, ना कुछ। हाथ धीरे धीरे, मैं नहीं जाती, हाथ धीरे 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 ऊपर तक आता, और पूरा हाथ ऊपर से काटना पड़ता। अभी शायद भगवान की कृपा हो तो उसका हाथ बच जाए। तो कृपा करके मुझे शांति से जीने दो और मुझे माफ करो। शायद मैं अब किसी की कोई हेल्प नहीं करूंगी, कभी किसी की हेल्प नहीं करूंगी। पहले इनके फ्रेंड का मुझे 2-3 दिन पहले कॉल आया, जब रात वाली लड़ाई फर्स्ट लड़ाई हुई थी। तो मैंने बोला अंकल ऐसे बात से लगता नहीं कि सोल्यूशन हो जाएगा, तो ये लोग इनको जान से मार देंगे, जला भी सकते हैं, जहर भी दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन पर ट्रस्ट करने वाला नहीं है। मुझे लगा था बात से हो जाएगी, पर ये इतनी बुरी तरीके से लड़ रही है तो इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, इन्हें आधे रास्ते से वापस भेजा। इन्होंने मैंने दिया कि बेटा हमें 1-2 दिन रहने दे, इनको लगेगा कि हमसे डर के भाग गए। मैंने कहा अपनी ईगो में चाहे बच्चे सारे मर जाएं, तो आप ये कहोगे कि गली वालों को ये लगेगा कि हमसे डर गए। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो, फिर बच्चे को पट्टी बहुत पुरानी हो चुकी है, आपने 30,000 से जो करवाई है, तो आप ऐसा करो, मैंने देखा था, मैंने कहा मैंने उसको पेन किलर तो अभी फिलहाल दे दी है, आप उसकी पट्टी करा लो और एक्सरे होगा इसका हाथ टूटा पूरा लटका हुआ है। तो बोले बेटा हमें तो कुछ पता नहीं है, तू ही करवा ले प्लीज़ कल सुबह। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सुबह इसको ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ, एक्सरे वक्सरे करवा लेती हूँ, उसके बाद रात तक का टाइम देती हूँ। आप पुलिस को कॉल कर सकते हो तो पुलिस को आप कॉल कर लो, या आप इनका गांधी मैम के ऑफिस में जा सकते हो, तो ऑफिस में जाकर या जो भी हेल्प आपको मिल जाती है आप वो हेल्प ले लो। देखिए अगर ऐसे ये डर जाते हैं गली वाले तो बहुत ठीक बात है, इनको ना हटाया जाए। तो कहते नहीं मैं इनको ले जाऊंगा, मैं हरियाणा ले जाऊंगा, मैं ईंटों के भट्टे में रखूंगा। मैंने कहा ईंटों के भट्टे में रखोगे वहां पर और कुत्ते नहीं होंगे, और कुत्ते फाड़ देंगे इनको। सबका नेचर यही होता है। और 10-10 कुत्ते अपने एरिया में कौन बर्दाश्त करता है? कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करता, कोई सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करती, कोई गांव वाला बर्दाश्त नहीं करता। मैंने कहा सब मार देंगे, सब दुश्मन होंगे। और मैंने कहा खाना आप देने जाओगे इनको? गर्मी सर्दी बरसात में ईंटों के भट्टे में इतनी गर्मी होती, पार्वो हो जाएगी, फिर क्या कर लोगे आप? और पार्वो हो भी गई, डिस्टेम्पर हो भी गया, तो कौन इलाज करवाएगा ईंटों के भट्टे में? मतलब वो तो होता ही ऐसा एक रिमोट एरिया होता है, तो वहां पर से तो फैसिलिटीज ही इतनी दूर दूर होती है, तो आप कहाँ रखोगे? फिर बोले कि नहीं वहाँ लोग होते हैं, खाना दे ही देंगे। मैंने कहा अंकल आप कल तक पुलिस कॉल करो, जिसको भी बड़े को जानते हो करो, ईंटों के भट्टे में कोई नहीं रखना। और आप कॉल करके बोले कि मेरे पास फार्म हाउस है, मैं वहां रखूंगा, सारे कुत्ते वापस चाहिए हमें। फार्म हाउस अब सील हो गया था। झूठ बोल रहे हैं, मतलब आपको अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखना है, ईंटों के भट्टे में ही उनको रखना है। अब जब वो सेफ जगह पे चले गए हैं तब भी इनको चैन नहीं है।